जी अस्सलाम वालेकुम। C5 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर आज हमारा 39। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स 2019। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ चलने से पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लूँ। आई कैप के इस अटैम्प्ट के रिवीजन के मुताबिक हमारा एक टॉपिक रिवाइज हुआ है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट उसके वही जो मैंने आपको सिखाए हैं, लेकिन उसमें जो कुछ रिवीजन होगी वो मैं आइंदा आने वाले 2-3 लेक्चर में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि रिवीजन क्या है। चलते हैं कोड ऑफ एथिक्स की तरफ। कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपने तकरीबन हर इंगेजमेंट के स्टार्ट में ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स में क्राइटेरिया में एक चीज़ पढ़ी होगी कि ऑडिटर को इस काबिल होना चाहिए कि वो कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई कर सके। तो ऑडिटर जो भी इंगेजमेंट परफॉर्म करता है, याद रखें, चाहे वो एश्योरेंस इंगेजमेंट हो चाहे वो नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट हो, जो भी इंगेजमेंट परफॉर्म करेगा उसे कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना ज़रूरी है। हाँ, कुछ इंगेजमेंट्स में कोड ऑफ एथिक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, कुछ टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट में शायद कुछ रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल ना हो। जैसे आपको पता है कि नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट में जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो कोड ऑफ एथिक्स की इंडिपेंडेंस के अलावा बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टिल नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट में भी एप्लीकेबल होती हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। इवन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कि ट्रेनी स्टूडेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खासतौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना जरूरी है। एग्जाम में इसके 10 से 15 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन पास्ट एंड के मुताबिक आता होता है और इस अटेम्प्ट में भी आएगा। और हमारे लिए ये इजी मार्क्स साबित हो सकते हैं। इजी मार्क्स इसलिए साबित हो सकते हैं कि इसमें नॉर्मली जो सिचुएशन टेस्ट करता है वो कोड ऑफ एथिक्स में क्लियरली डिस्कस हुई होती हैं। सिर्फ आपने ये जज करना होता है कि ये सिचुएशन किस जगह पे डिस्कस हुई है, किस सेक्शन में डिस्कस हुई है। ठीक है, कंपैरेटिवली कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन एक ईजी क्वेश्चन हुआ करता है। कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ते हुए एक चीज आपने जहन में रखनी है, हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी बाकी के स्टैंडर्ड्स की निस्बत। बाकी के स्टैंडर्ड्स में होता यह था कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता था और ये कहता था कि इसके बाद स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, एक दफा एहतियातन पढ़ना चाहे इंश्योर करने के लिए कि सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं तो बेहतर है, वरना जो आपने याद करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, वो आपने नोट से ही ऑब्टेन कर लें तो सफिशिएंट होगी इंशाल्लाह। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में याद रखें, आपके पास कोड ऑफ एथिक्स होना लाजमी है। आप में से हर स्टूडेंट के पास वो कोड ऑफ एथिक्स का कोई भी लेक्चर ले रहा हो तो कोड ऑफ एथिक्स होना लाजमी है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोग भी इंश्योर कीजिए कि आप लोगों के पास भी कोड ऑफ एथिक्स हो, और जैसे जैसे हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं आप उसके साथ साथ उसको कवर करते जाए, जो भी आपने उसके ऊपर नोटिंग वगैरह करनी है कर लें। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, अगर तो आप अपने कोड ऑफ एथिक्स डाउनलोड करके प्रिंट निकाला, उसका रफ ड्राफ्ट है आपके पास, तो इसके ऊपर आप नोटिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स हैंडबुक बाय की है और बुक आप एग्जाम में लेके जाना चाहते हैं, जो कि आपने लाजमी लेके जानी है, तो जो कोड ऑफ एथिक्स आपने एग्जाम में लेके जाना है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना। वो आपको पता है कि सिर्फ आप अंडरलाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हाईलाइट वगैरह करने के लिए अलहदा कोड ऑफ एथिक्स बाय कर लें, और जो समझने के लिए अलहदा कोड ऑफ एथिक्स आपके पास होना चाहिए। इसको प्रिंट निकलवा लें, मेरा ख्याल है वो प्रिंट भी 400-500 रुपए में कंप्लीट कोड ऑफ एथिक्स प्रिंट हो जाएगा, 250 के करीब इसके पेजेस हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स आपके पास हर लेक्चर में होना चाहिए। आज का लेक्चर आपको बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर समझाएगा, ताकि आप कोड ऑफ एथिक्स जब यूज कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपने इसको किस तरीके से यूज करना है, इसका फॉर्मेट आपको क्लियर हो, और कौन कौन से सेक्शंस आपके लिए अहम है वो आपको पता चल रहा है। हाँ, एहतियातन एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको आज की होम असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं कि अगर हो सके तो जो कैफ लेवल के कुछ कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस हैं, कैफ लेवल के कुछ लेटेस्ट कोड, या आपके पास जो भी बुक पढ़ी हो कैफ लेवल की, अगर कोई बुक पढ़ी है उसमें कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक एक दफा गो थ्रू कर लें, और उसके चंद एक क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर्स के केस स्टडीज वाले उनको गो थ्रू, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट वार्म अप हो जाए। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन एडवांस एप्लीकेशन है। जो कैफ लेवल पे एप्लीकेशन थी वो बेसिक एप्लीकेशन थी, लेकिन फिर भी आपको एक दफा स्टाइल या उसका स्ट्रक्चर रिफ्रेश हो जाएगा कैफ लेवल के नॉलेज से। तो कोड ऑफ एथिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल है कमिंग अटेम्प्ट के लिए वो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स 2019 है, 2019 वाला है, और ये भी 1.5-2 साल हो गए इसको रिवाइज हुए, इसलिए आप इसको रिवाइज 2019 से ये ना समझिएगा कि शायद ये कोई रिसेंटली रिवाइज हुआ है। रिवीजन इससे आज ये इस अटेम्प्ट से पहले 2-2.5 साल पहले रिवीजन हो चुकी है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम इस कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ते हुए कुछ ऐसे पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो 2019 से पुराने हैं।
तो 2019 में कोड ऑफ एथिक्स आने का यह मतलब नहीं कि पुराने क्वेश्चन सारे ऑब्सोलीट हो गए। कुछ कंसेप्ट चेंज होते हैं, कुछ जगहों पे कुछ थ्रेड चेंज हुए हैं, कुछ सेफगार्ड्स ऐड हुए हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स कोड ऑफ एथिक्स के वही हैं 2019 के, जो कि इससे पहले वाले कोड ऑफ एथिक्स में होते थे। जो पहले वाला कोड ऑफ एथिक्स था वो 2015 था, और इवन 2015 में भी जो कोड ऑफ एथिक्स जो प्रिंसिपल्स वगैरह थे वो इससे पहले गालिबन 2008 का कोड ऑफ एथिक्स था, शायद मार्च या अप्रैल 2008 या मे बी 7 का हो, मेरा ख्याल है 8 का था। तो बेसिक प्रिंसिपल याद रखें, कोड ऑफ एथिक्स में पिछले 10-12 सालों से सेम है, सिर्फ उनके कुछ एप्लीकेशन थ्रेड्स, कुछ सेफगार्ड जो है इनमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। इसलिए हमारे कोर प्रैक्टिस के तौर पे जो पास्ट पेपर्स होते हैं, हम पुराने पास्ट पेपर्स को भी यूज कर रहे होंगे, जहां पे अगर किसी सोल्यूशन में कोई चेंज होगा तो मेरी कोशिश होगी वो चेंज करके रिवीजन करके मैं आपके साथ शेयर करूं। तो पहली चीज, कोड ऑफ एथिक्स का कौन सा वेरिएंट हम यूज कर रहे हैं? 2019। और क्या हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो 2019 से ऑनवर्ड होंगे या पुराने वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे? क्यों पुराने? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सेम है। ठीक, चलिए। अच्छा, जब आप कोड ऑफ एथिक्स को देखेंगे, इसमें सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसमें प्रोबेबली जो एक सबसे अहम चीज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अहम चीज है वो है इसकी डेफिनेशन। जो इनकी डेफिनेशंस होती हैं कोड ऑफ एथिक्स के एंड पे आपको मिलेगी, लास्ट पे। ठीक है, अब अगर आप इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आए, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा है कोड ऑफ एथिक्स का। इससे हमें यह पता चलता है कि ये कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 कंप्लाइंग विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। पार्ट 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। पार्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। फिर इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स। इसके 2 पार्ट्स हैं, 4A इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट्स एंड रिव्यू एंगेजमेंट, 4B इंडिपेंडेंस फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। और फिर एंड पे ग्लोसरी डेफिनेशंस वगैरह हैं। इन डेफिनेशन में से कुछ डेफिनेशंस मैं आपको मार्क करवाऊंगा, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी और याद करनी। याद तो नहीं करनी, समझना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। अच्छा, पहले इसके पार्ट्स को देखते हैं, कोड ऑफ एथिक्स के पार्ट को। कोड ऑफ एथिक्स के हमारे 4 पार्ट्स हैं और जो पार्ट 4 है वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इन्हीं पार्ट्स को हमने यहां पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। कोड ऑफ एथिक्स 2019 पार्ट 1। पार्ट 1 हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आपको सिखाएगा, एथिकल प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स जिनको हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हर हाल में किसी भी जगह पे वो काम कर रहा हो, किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा हो, इनको कंप्लाई करना जरूरी है। ये पार्ट 1 में जनरल प्रिंसिपल्स होंगे, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, आपने इनको रेट करना है। फिर पार्ट 2 है हमारा फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। अच्छा कि देखिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स नहीं होते, एश्योरेंस प्रोवाइडर्स नहीं होते। कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं जो कि हो सकता है अकाउंटिंग साइड पे काम कर, सीएफओ हो, सीईओ हो, या उनका अपना बिजनेस सेटअप हो। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं, फर्म में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, बल्कि वो क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, किसी पोजीशन पे एम्प्लॉय के तौर पे या एम्प्लॉयर के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है पार्ट 2 फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट 2 ये कौन से वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है? जो बिजनेस में है, प्रैक्टिस में नहीं। प्रैक्टिस से मुराद एश्योरेंस एंगेजमेंट वगैरह नहीं, ऑडिट सेक्टर में नहीं, ऑडिट प्रोफेशन में नहीं, किसमें? बिजनेस में। इनके ऊपर भी कोड ऑफ एथिक्स का कुछ हिस्सा अप्लाई होता है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ना, इसलिए कि हम पेपर तैयार करने जा रहे हैं ऑडिट का। हम मैनेजमेंट का पेपर नहीं तैयार करने जा रहे हैं, हम अकाउंटिंग का पेपर नहीं तैयार करने जा रहे। अगर आप कोड ऑफ एथिक्स वैसे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में भी होता है ना, और कोड ऑफ एथिक्स मैनेजमेंट में भी शायद आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह का कोई पेपर है सीफैप लेवल पे, इसमें भी शायद आपको पढ़ाया जाता होगा। जो आपको मैनेजमेंट में या अकाउंटिंग में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाया जाता है ना, वो कौन से वाला पार्ट होता है वो भी कोड ऑफ एथिक्स, लेकिन वो कौन से वाला पार्ट है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। ठीक है, हम कौन से वाला कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। भैया क्लियर हो गया आपको कि स्कोप में हमारा कौन कौन से पार्ट शामिल है? इसका मतलब है पार्ट 2 जो है हमारा, ये पार्ट पेज नंबर 27 से लेके 67 तक, ये सारे का सारा हमारे स्कोप से निकल गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। फॉर कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए कुछ इसका पोर्शन है पार्ट 3, जो कि हर तरह के सर्विस, जो प्रोफेशन में कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पार्ट 3 एप्लीकेबल होगा, ये पार्ट 3 कॉमन है।
फिर इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू सर्विसेज, जो पार्ट 4A है, ये उन एंगेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो या तो ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या रिव्यू, और ऐसे प्रोफेशनल जो ऑडिट या रिव्यू के अलावा कोई इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। याद है आपको, ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट या रिव्यू के अलावा इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए कौन सा पार्ट एप्लीकेबल है? पार्ट 4B। क्लियर? तो सबसे पहले, अच्छा अब सुनिए, हम इसको कवर करेंगे पार्ट को 3 को, पार्ट 4A। पार्ट 4B के ऊपर आई कैप ने कोई क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछता। नॉर्मली क्या, मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं नजर आया। और इवन अगर क्वेश्चन इस पे पूछ भी ले तो आप देखेंगे जो इसमें थ्रेट और सेफगार्ड और रूल्स हैं वो वही है जो यहाँ पे, तकरीबन वही है जो यहाँ पे यूज हुए हैं। तो इसीलिए हम 4B को भी कवर नहीं करेंगे। जब आप 4A कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपनी तसल्ली के लिए 4B को रीड करना चाहे तो कर लें, वो सारी आप देखेंगे आपकी रिवीजन ही हो रही है। तो कोड ऑफ एथिक्स में हमने कौन कौन से पार्ट कवर करने हैं, रीड करने हैं? पार्ट 1 जो कि जनरल रिक्वायरमेंट्स है। पार्ट 1 हर तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट पे अप्लाई होता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस में हो चाहे प्रैक्टिस में हो। इसलिए अगर आप अकाउंटिंग का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं फिर भी आप ये पार्ट पढ़ेंगे, ऑडिट का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं फिर भी ये पार्ट पढ़ेंगे। ये अकाउंटिंग वाला कोड ऑफ एथिक्स है, ये कौन सा है? ऑडिट वाला कोड ऑफ एथिक्स। अकाउंटिंग वाला हमने नहीं पढ़ना इस सब्जेक्ट में, ऑडिट वाला पढ़ना। ऑडिट में भी ये वाला जो पार्ट 3 है, ये हर तरह की सर्विस पे एप्लीकेबल है, चाहे ऑडिट या रिव्यू हो या अदर हो। 4A ऑडिट एंड रिव्यू सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है, 4B अदर सर्विसेज के ऊपर। 4B भी हमने कवर नहीं करना, इसमें से क्वेश्चन सेट नहीं होता। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेट होते हैं, सबसे ज्यादा वो किस हिस्से में से सेट होते हैं? इंडिपेंडेंस फॉर कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑडिट एंड रिव्यू सर्विसेज। बताइए यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो इसका मतलब यहां पे अगर आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, इधर टिक लगा लें, इसको क्रॉस कर लें, इसको टिक कर लें, इसको टिक कर लें, इसको क्रॉस कर लें, इसको हल्का हल्का टिक कर लें। क्यों? इसमें कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, वो आपने पढ़नी और समझनी है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात समझ आ रही है? अब आगे चलते हैं। अब हर पार्ट, जैसे कोई बुक है उसके डिफरेंट चैप्टर है, हर चैप्टर के आगे भी तो डिफरेंट पैराग्राफ होंगे। तो हमारा जो हर पार्ट है, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 3 हो, चाहे पार्ट 4A हो, इसके आगे कुछ फर्दर कंसेप्ट्स हैं। पार्ट 1 में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं ये आपको पता चलेगा पेज नंबर 10 पे। पार्ट 3 में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं ये पता चलेगा पेज 68 पे। और सबसे अहम, पार्ट 4A में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं ये पता चलेगा पेज 124 में। जैसे फर्ज कीजिए, देखते हैं पेज 10। पार्ट 1 में हम देखना चाहते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज 10 के ऊपर जाइए, ये है पेज 1 ऑफ 257, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए पेज 10 आ गया, नीचे लिखा हुआ पेज 10 ऑफ 257, और इसके टॉप पे देखें, ये उसने हमें बता दिया ये पार्ट 1 है, यानी ये आपका लिंक बन जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट में उसने आपको बता दिया हुआ है कौन सा कोड ऑफ एथिक्स का पूरा स्ट्रक्चर, फिर उसने आपको पेज नंबर बता दिया कि पार्ट 1 की डिटेल या पार्ट 1 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस पेज पे हैं, पार्ट 2 के किस पेज पे हैं जो इरेलेवेंट है, पार्ट 3 के किस पेज पे, और इसी तरह ऑनवर्ड। अगर आपको ज्यादातर वास्ता 3 तरह के पेजेस से पड़ेगा, और ये तीनों पेजेस आपको याद होने चाहिए, पेज 10, पेज 68, पेज 124। कौन कौन से? पेज 10, 68, 120। ये पेज नंबर आपको ज़बानी याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में आप आसानी के साथ अंदाजा लगा सकें कि ये जो क्वेश्चन है ये किस जगह पे डिस्कस हुआ है। अब ये देखिए, चूंकि पार्ट 1 में जनरल कंसेप्ट्स थे, उसने देखे पार्ट 1 में जनरल कंसेप्ट्स बताए, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। याद है? थोड़ा कैफ लेवल पे आपने रीड किया हुआ है। तो आज घर जाके आपने क्या काम करना है, फिर इनको रीड कर लेना है, आपका कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा। चाहे तो पहले वो कैफ लेवल की बुक से रीड कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट इसमें से कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही भूल गए हैं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या, प्रिंसिपल्स क्या होते थे, तो पहले कैफ लेवल का नॉलेज रिफ्रेश कर ले, फिर इधर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ याद है कि फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, आप डायरेक्ट यहां से रीड कर सकते हैं। क्लियर? इसमें आपको याद रखें, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये वाहिद टॉपिक है जिसमें आपको मैं कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर एक्सपर्ट हो।
ठीक है कोड। हाँ, एक काम मैं करूंगा जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कर भी दिया। क्या भला? कोड ऑफ एथिक्स में जो डिफरेंट एग्जाम लेवल की सिचुएशंस हैं, जो टेस्ट करता है कौन कौन से पैराग्राफ अहम है, किस पैराग्राफ में कौन से वर्ड्स अहम है, उनको हाईलाइट करके आपको ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। तो आप जब अपना वो वाला कोड ऑफ एथिक्स बाय करें जो आपने आईकैप एग्जाम में लेके जाना है, उसमें आपके पास हाईलाइटेड कोड ऑफ एथिक्स मौजूद है, वहां से देख के रेलिवेंट पैराग्राफ या रेलिवेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, वो सिर्फ एक ये वाहिद चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करनी है, कोड ऑफ एथिक्स से शेयर कर। हाँ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैंने क्वेश्चन के भी मार्क्स लगाया कि ये वाला क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेट करता है, ये वाला क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेट करता है। तो जैसे जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आपने डेली बेसिस के ऊपर एक दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना। तो मुझे ये बताइए, पूरे के पूरे कोड ऑफ एथिक्स में आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा 3 पेजेस अहम है। कौन से 3 पेजेस अहम है? पेज नंबर 10, 68 और 124। 10 में क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स। 68 में क्या है? ऐसे कंसेप्ट्स जो कि हर तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस पे एप्लीकेबल हैं। और सबसे, इन तीनों में से भी सबसे अहम कौन सा है? पेज 124। जैसे अब अगर हम पेज 68 पे जाते हैं, इसमें अगर आप देखें पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद जब आप आगे देखेंगे ना, तो ये इन्हीं कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगी। यूं समझिए जैसे एक हमारे चैप्टर के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते थे ना, ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अब आगे चलते जाएंगे, आपको इनकी एक्सप्लेनेशन मिलती जाएगी। जैसे कंप्लाइंग विद कोड, तारा किन किन ने कंप्लाई करना है कोड ऑफ एथिक्स को। फिर इसके बाद कुछ पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ को उससे नंबर दिया है। नेक्स्ट पेज पे चले, ब्रीचेस ऑफ द कोड, कब समझा जाएगा कोड ऑफ एथिक्स की ब्रीच हुई है, कब नहीं हुई। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, पहले कुछ जनरल डिस्कशन करता है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंफिडेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर इसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन, इंटेग्रिटी, उसकी डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन, एग्जांपल्स के साथ, कमेंट्री के साथ, ऑब्जेक्टिविटी, कंफिडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी की, प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लियर? ये आपको जो इस पेज के ऊपर आपको जो कुछ भी मिलेगा उसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। फिर अगर हम चलें पेज 68 पे, तो आपको पेज 68 पे भी एक लिस्ट मिल जाएगी, 34, 70, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। इस लिस्ट में से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में वो पूछ लेता है। असल में जब मैंने आपसे ये कहा ना कि सबसे अहम पैराग्राफ आपके लिए, सबसे अहम पेज कौन सा है? 124। इस पेज के ऊपर उसने सारी लिस्ट दी हुई है डिफरेंट एथिकल सिचुएशंस की, ऐसी सिचुएशन की जो कोड ऑफ एथिक्स का कोई ना कोई थ्रेट क्रिएट करते हैं। एग्जामिनर नॉर्मली इन सिचुएशन में से क्वेश्चन सेट करता है। तो सबसे अहम काम ये होता है कि इस लिस्ट को देख के पहचानना कि जो पेपर में सिचुएशन आई है वो इस लिस्ट में से कौन सी सिचुएशन से मैच करती है। लेकिन कई दफा एग्जामिनर इस हिस्से में से भी 68 पेज 68 इस पार्ट में से भी क्वेश्चन सेट कर लेता है और स्टूडेंट इस पार्ट में उसको ढूंढते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स अहम हैं, 3 पार्ट्स। तो पेज 68 पे ये डिफरेंशिएशन, खासतौर पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको तो जरूर ही मार्क कर लेना आप। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये एग्जामिनर का फेवरेट सिचुएशन है। फिर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, सेकंड ओपिनियंस, इंड्यूसमेंट वगैरह वगैरह। और लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पेज कौन सा है? 124। ये पेज 124 आ गया। ये इसमें सारी सिचुएशन है, आईकैप ने एक एक सिचुएशन को एग्जाम में टेस्ट किया हुआ है। आपका सबसे पहला काम एग्जाम क्वेश्चन को देख के ये अंदाजा लगाना होता है, स्टेप नंबर 1, कि क्वेश्चन इन तीनों पेज 10, 68 और 124 में से किस वाली लिस्ट पे बेस कर रहा है। फिर जिस लिस्ट पे, जैसे 124 पे बेस कर रहा है, तो 124 पे आपने जाके ये देखना है कि एग्जाम में कौन सी सिचुएशन उसने डिस्कस किया है। क्या उसने फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप को डिस्कस किया है, क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डिस्कस किया है, क्या गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी को डिस्कस किया है, ये देखना। क्लियर? और अब आपको डिफरेंस बताने लगा हूं, सबसे बड़ा डिफरेंस कैफ लेवल के क्वेश्चन में और सीफैप लेवल के क्वेश्चन में। लेकिन वो डिफरेंस नमाज की ब्रेक के बाद, ठीक है, नमाज की ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आए आपने मुझे फौरन ये पूछना है कि सर वो सबसे बड़ा डिफरेंस जो कैफ लेवल के क्वेश्चन में और सीफैप लेवल के क्वेश्चन में है कोड ऑफ एथिक्स का, वो क्या है। क्लियर जी? चलिए पेज नंबर याद कर लेंगे। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक, नमाज की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि कैफ लेवल पे कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन
और सीफैप लेवल पे कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन क्वेश्चन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो कैफ लेवल पे जो एप्लीकेशन होती थी वो सिर्फ बेसिक लेवल पे एप्लीकेशन थी, यानी ये आपके सामने डिफरेंट सिचुएशन नजर आ रही है आपको 4A, यानी ये सिचुएशन बेसिकली क्या शो करवा रही है? पेज नंबर आपको याद है कौन सा? ये 124। इसमें पार्ट 4A में डिफरेंशिएशन है, कह रहा है इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट, यानी अगर आप कोई ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो सिचुएशन है जो आपकी इंडिपेंडेंस को इंपेयर कर सकती हैं, आपकी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर सकती है। इन सारी सिचुएशंस की मौजूदगी में आप हो सकता है कि इंडिपेंडेंट, इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर आपको फेस करना पड़ती है तो प्रोबेबली आप उसमें इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हर सिचुएशन डिस्कस करती है कि थ्रेट कौन से क्रिएट हो रहे हैं, उन थ्रेट्स को वैल्यूएशन किन बेसिस पे करेंगे और सेफगार्ड्स क्या अप्लाई करेंगे। जो कैफ लेवल पे सिचुएशंस होती थी उनमें भी चीजें ये तीनों डिस्कस होती थी, थ्रेट्स, हर सिचुएशन के अंदर थ्रेट्स, वैल्यूएशन और सेफगार्ड। फर्क सिर्फ ये था कि वो बेसिक लेवल पे टेस्टिंग थी। जैसे अगर कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है क्लाइंट पे, तो केस स्टडी में हमने सिर्फ कैफ लेवल पे इतना बताना होता था कि ऑडिट टीम मेंबर में से किसी टीम मेंबर का, ऑडिट टीम में से किसी टीम मेंबर का कोई रिलेटिव क्लाइंट में किसी पोजीशन पे अगर काम कर रहा है तो ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है, फॉर एग्जांपल इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। हम ये डिस्कशन करते थे और फिर वैल्यूएशन में बताते थे वैल्यूएशन डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है, रोल क्या है। सेफगार्ड में हम नॉर्मली रिकमेंड करते थे कि उस टीम मेंबर को रोटेट कर देना चाहिए, उसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। लेकिन सीफैप लेवल पे वो हर सिचुएशन को फर्दर डिस्कस करता है, यानी इसमें एन मुमकिन है कि जो बिजनेस रिलेशनशिप है ना, इसके अंदर भी 3 फर्दर सिचुएशन हो, जो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है इसके अंदर भी डिफरेंट सिचुएशंस हो। जैसे रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप होते हैं ना, अगर जैसे फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो जो रिलेशनशिप होते हैं वो 3 तरह के हैं, 3 तरह के कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है। रिलेटिव्स या रिलेशंस 3 तरह के, एक इमीडिएट फैमिली मेंबर, स्पाउस, माइनर चाइल्ड वगैरह, दूसरा क्लोज फैमिली मेंबर, बहन भाई वालदैन वगैरह, और फिर क्लोज रिलेटिव्स, अदर रिलेटिव्स इनके अलावा। रिलेशनशिप को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करता है। कैफ लेवल पे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा रिलेटिव है, कोई सा भी रिलेटिव हो, हम कहते थे ये थ्रेट्स है, ये वैल्यूएशन और ये सेफगार्ड है। सीफैप लेवल पे आपको फर्दर एनालिसिस करवाता है कि केस स्टडी में आपने ये देखना है कि अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका पैराग्राफ डिफरेंट होगा, ये वाली सिचुएशन डिफरेंट पैराग्राफ में डिस्कस हुई होगी, ये वाली सिचुएशन डिफरेंट पैराग्राफ में, और ये वाली सिचुएशन डिफरेंट पैराग्राफ में। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी की जो सिचुएशन है डिफरेंट सिचुएशन उनमें भी इसी तरह होगा। हर सिचुएशन जो एथिकल इशू राइज कर रही है उसकी फर्दर एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट पैराग्राफ में बताई होगी। आपका ये सबसे बड़ा काम पढ़ते हुए ये होगा कि देख ले एक हेडिंग के अंदर अगर डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं तो किस पैराग्राफ में कौन सी सिचुएशन डिस्कस हुई है, ताकि एग्जाम में आप एग्जैक्टली उस सिचुएशन को लिख सकें। एग्जाम में वो किसी भी सिचुएशन पे केस स्टडी बना सकता है। आपको ये देखना होगा, सिर्फ आपने ये सेक्शन मैच नहीं करना, बल्कि इस सेक्शन के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होगी उनको भी मैच करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये डिफरेंट पैराग्राफ है, आगे चलते हैं इन पैराग्राफ के। ये एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट है, पेज 1 to 4 पे देखें एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट का सेक्शन कौन सा है, जो उस पेज के टॉप पे सेक्शन था, और पेज नंबर देखें, बताया उसने पेज 1 to 4 में एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट, हाँ जी 524, और पेज नंबर कौन सा बताया आगे 163। अब आप इस पेज पे पहुंचे, इस पेज में जब आप पहुंचे कि आपको एक पेज नंबर भी और सेक्शन भी नजर आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट। ये लिंक बनाया हुआ उसने, वहां पे जो लिस्ट दी थी उसका नीचे रेफरेंस देके लिंक बना दिया। अब ये अगर आप देखें ये सिंपल एक सिचुएशन नहीं है। इस सिचुएशन में आपको जब आप इसको रीड करेंगे आपको सबसे पहले बताएगा इस सिचुएशन में नॉर्मली थ्रेट्स कौन से क्रिएट होते हैं, ये थ्रेट्स को हमने अंडरलाइन कर हाईलाइट कर दिया। फिर इसके बाद वो बता रहा है कि जितने भी आपके ऑडिट क्लाइंट्स होंगे ये सारा पैराग्राफ उनके ऊपर अप्लाई होगा।
कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो सिर्फ लिस्टेड क्लाइंट पे अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो अनलिस्टेड पे अप्लाई होते हैं, और कुछ ऐसी है जो ऑल ऑडिट क्लाइंट्स पे अप्लाई होती हैं। जो ऑल ऑडिट क्लाइंट्स पे रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी उनके साथ ऑल लिखता है। अब ये आगे डिस्कशन, पहले उसने थ्रेड बता दिए, अब आगे वो डिस्कशन कर रहा है। डिस्कशन करते हुए देखें, फार्मर पार्टनर और ऑडिट टीम मेंबर रिस्ट्रिक्शन, ये हेडिंग उसने दी कि पास्ट में अगर कोई पार्टनर या टीम मेंबर है रहा है फर्म में और अब क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया उसने, उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। फिर आगे फर्दर, ऑडिट टीम मेंबर्स एंटरिंग एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, ऐसे टीम मेंबर जो भी निगोशिएशन कर रहे हैं उस सिचुएशन को डिस्कस कर दिया। अब ये मेन सेक्शन वही है हमारा, उसके अंदर ये सब हेडिंग है, ये डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रही है। फिर ऑडिट क्लाइंट दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कहते हैं लिस्टेड क्लाइंट को, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस है, उनमें भी की ऑडिट पार्टनर। अब देखिए यहां पे वो डिफरेंशिएट कर रहा है। कैफ लेवल में कभी भी आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं सिखाई गई थी कि ऑडिट पार्टनर है तो क्या होगा, मैनेजर है तो क्या होगा, लिस्टेड क्लाइंट है, अनलिस्टेड क्लाइंट है। सिर्फ आपको सिचुएशन के साथ फेमिलियर किया गया था कोड ऑफ एथिक्स के साथ। यहां पे इसकी एप्लीकेशन आपने देखा, एक ही सेक्शन के अंदर डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस की हैं। वो लिस्टेड क्लाइंट के लिए हो सकता है किसी और तरीके से एप्लीकेशन हो, अनलिस्टेड के लिए किसी और तरीके से। पार्टनर्स में अगर थ्रेड क्रिएट हो रहा है तो इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, मैनेजर लेवल पे थ्रेड क्रिएट हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशंस, और फिर इसी तरह आगे अदर, जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएंगी उनमें जो जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशन भी डिस्कस कर रहा है। इस लेवल पे जो सबसे बड़ी चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो यही है, किसी भी सीफैप लेवल के क्वेश्चन को पढ़ते हुए, खासतौर पे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपने सिर्फ मेन सेक्शन को मैच नहीं करना। यानी अगर आपने केस स्टडी को पढ़ा और आपको पता चल गया ये तो पेज 1 to 4 पे ये वाला सेक्शन है, तो अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, आधा काम हुआ है। पूरा काम कब होगा, जब आप उस सेक्शन के अंदर भी रेलिवेंट पैराग्राफ को मैच कर लेंगे। जब रेलिवेंट पैराग्राफ को मैच कर लेंगे उसके बाद काम आसान। काम आसान कैसे, क्योंकि उस पैराग्राफ में जो भी काम की चीज है आपने उसको हाईलाइट किया हुआ है। स्टैंडर्ड में तो ये होता है ना, आप अगर रेलिवेंट पैराग्राफ पे पहुंच भी जाए ना तो एंड टाइम पे आपको फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये थोड़ा जजमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में आपको चूंकि हाईलाइट करके सारा दे दिया गया है तो आपको पता है कि अब आपने कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो अपने सोल्यूशन में ऐड करना है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे, यानी कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर कुछ आपको समझ आया। और इस स्ट्रक्चर के बाद अब आपने इसको यूज कैसे करना है, इस स्ट्रक्चर को। एग्जाम का क्वेश्चन सामने आएगा, क्वेश्चन से आपने पहले ये देखना है कि ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है, पार्ट 3 का या 4A का। ज्यादातर 4A का क्वेश्चन होगा, तो 4A के अंदर फिर आपने फर्दर क्या देखना है, पेज 124 में से रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है। रेलिवेंट सेक्शन पे पहुंच गए, फिर आगे फर्दर क्या देखना है, रेलिवेंट पैराग्राफ, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। यानी इसमें आप एक तरह से समझ लीजिए हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं आईकैप के साथ। इसमें आपको पढ़ के इसको समझना की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कैफ लेवल पे होता था ना कि इस वाली सिचुएशन में कौन कौन सा थ्रेट है, कौन कौन से सेफगार्ड ज़बानी याद करने होते थे। यहाँ पे किसी भी थ्रेट को, किसी भी सिचुएशन को ज़बानी याद नहीं करना, सिर्फ उसको समझें, हाईलाइट करें, समझें, हाईलाइट करें। आपसे कोई ज़बानी पूछे, हाँ भाई ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में कौन कौन सी सिचुएशन डिस्कस हुई है, आपको पता कौन कौन सी सिचुएशन डिस्कस हुई है। अब हर सिचुएशन के थ्रेट क्या है, इवैल्यूएशन किन फैक्टर्स पे होगी, सेफगार्ड क्या है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। पढ़ने जरूर है, हाईलाइट भी कर ले। वैसे तो हाईलाइट करके दे दिया, मजीद भी कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहिए, हाईलाइट भी कर सकते हैं। ज़बानी हरगिज याद नहीं करने। कोड ऑफ एथिक्स का मकसद ही यही है कि आपको ये चीज ज़बानी याद करनी पड़े, आपको इनकी एप्लीकेशन पता हो। और आपने एक टाइम सेट कर लेना है कि जैसे ही क्वेश्चन सामने आया उसके 3 मिनट के अंदर अंदर आपने उसके रेलिवेंट पैराग्राफ पे पहुंचना है। अगर 3 मिनट से, फॉर एग्जांपल 3 मिनट रफ एस्टिमेट आपको दे रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है। अगर 3 मिनट के अंदर आप रेलिवेंट क्वेश्चन पैराग्राफ में नहीं पहुंच पाते तो इसका मतलब आपकी कोड ऑफ एथिक्स पे अभी ग्रिप नहीं है। ठीक है जी। तो ये आज बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह है, आज घर जाके आप इस स्ट्रक्चर को रीड कीजिए। कोड ऑफ एथिक्स जो कैफ लेवल का है वो जरूर रीड कर ले और उसके कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लें ताकि आप सीफैप लेवल के ट्रांजिशन फेज आपका आसान हो जाए। फिर इसके बाद अब प्रैक्टिस क्या होगी, अब हम डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ पैराग्राफ रीड करेंगे, उसमें मेन कंसेप्ट्स मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें वो डिस्कस कर रहा है। और फिर आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि उस सेक्शन से रिलेट कर रहे होंगे या जो आपने उससे प्रीवियस सेक्शन जितने पढ़े हैं उससे रिलेट कर रहे होंगे।
ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस को देख के डेली बेसिस के ऊपर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे कि ये क्वेश्चन है, अब बताइए इसका रेलिवेंट पैराग्राफ कौन सा है। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के उसके रेलिवेंट पैराग्राफ पे पहुंच के मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर इसका रेलिवेंट पैराग्राफ A19 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें थ्रेड डिस्कस हुए हैं, A20 है, इसमें सेफगार्ड डिस्कस हुए हैं, ये हम इसके आंसर में लिखेंगे। आंसर लिखना जरूरी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ उसके रेलिवेंट पैराग्राफ लिख दें, ये काफी है जी। तो कुछ समझ आया आपको स्ट्रक्चर और किस तरीके से आई कैप हमसे टेस्टिंग करेगा और हमने इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। लीजिए, चलिए अब ऐसा कीजिए, अब फिर आप रीडिंग कर लीजिए पेज 10 की, इसमें प्रिंसिपल्स हैं और इसके बाद फिर पेज 68। मेरा लेक्चर खत्म कर दें, कोड ऑफ एथिक्स में हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे, कुछ सिचुएशन ऐड दो तीन सिचुएशन साथ साथ ऐड करते हैं। अच्छा, आपने एक काम करना है, आपने इसके एंड पे जो ग्लोसरी है उसको भी रीड करना है, जो डेफिनेशंस है, खासतौर पे कुछ डेफिनेशंस है, नेटवर्क फर्म, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, की ऑडिट पार्टनर, इनको आपने रीड करना है। ये जो आपको प्रिंट करवा के दिए ना, इनमें शायद ये नहीं है डेफिनेशंस, नहीं है ना। हाँ चलिए, ये कल मैं आपको ना अलहदा से ये दे दूंगा प्रिंट करवा के, ठीक है आपके पास, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है कोड ऑफ एथिक्स, उसके एंड पे आपको ये डेफिनेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। कल से हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर की प्रैक्टिस, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा, रीडिंग मैंने आपको क्लास में नहीं करवानी, रीडिंग आप खुद करेंगे, मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा, सिचुएशन समझाऊंगा कि सिचुएशन में क्या डिस्कस किया है, लेकिन एक एक वर्ड की रीडिंग मैंने नहीं करवानी, वो आप खुद करके आएंगे। तो आज आपकी पहली होम असाइनमेंट के तौर पे आपने जो पार्ट 1 है जनरल, इसकी रीडिंग कर लीजिए, इसकी रीडिंग कर लीजिए। पार्ट 3 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसकी अभी रीडिंग ना करें, शायद आपको इतना टाइम भी ना मिले। पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक्स है, ये आपको स्ट्रक्चर बताता है कि कोड ऑफ एथिक्स की किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करते हुए आपने किस तरीके से आंसर देना है। 3 चीजें याद है, कैफ लेवल पे 3 चीजें होती थी, थ्रेट्स, वैल्यूएशन ऑफ थ्रेट और सेफगार्ड, ठीक है जी। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर आज कोड ऑफ एथिक्स का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।